चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास हमने किया था अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल के अंदर शेयर्स कैपिटल कैश में। शेयर्स कैपिटल हम क्या करते थे, कंपनी इशू करती है शेयर अपने कैश कंसिडरेशन एज कैश में कंसीडर करती है। ये किया हमने कि कैश लिया और शेयर्स दिए, यानी कि कैश में जब वो एंट्री करती है दैट इज कॉल्ड शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन एज ऑन कैश बेसिस। बट अब देखिए, लास्ट में थ्योरी में भी क्वेश्चन किया था कि शेयर्स को केवल कैश में ही इशू नहीं करती कंपनी, अदर देन कैश में भी करती। कैश में ही इशू नहीं करती, अदर देन कैश में भी करती है। वो क्या चीज होती है? अब यहाँ पर चैप्टर या कंसेप्ट यही है कि यहाँ अदर देन कैश की बात करता हूँ। पहले तो हमें आसान बात है, समझ आए इसके बाद कि कैश में जब वो शेयर इशू कर रही है या शेयर ले रही है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी कभी कभी ऐसा होता है कि कैश ना देकर या कैश ना लेकर उसके बदले एसेट्स, उसके बदले इसके अलावा कैश के अलावा कुछ और भी चीजें ले सकती है, उसके बिहाफ पर वो अपने शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पर यही है, अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विस टेकन एसेट्रा। या तो कोई बिजनेस खरीद रही हो, या वो कोई एसेट्स खरीद रही हो, या तीसरा कोई सर्विस खरीद रही हो किसी कंपनी की। मान लीजिए किसी कंपनी कोई सर्विस खरीद रही है और वो पैसा ना देकर उसको क्या देती है, अपने शेयर दे देती है। या वो कोई एसेट्स खरीदना चाहती है, मान लीजिए लैंड खरीदना चाहती है और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां होती हैं उनसे लैंड लेती है, लैंड अपने बिजनेस के लिए। तो वहां पर कैश ना देकर वो क्या करती है कि मैं अपने आपकी लैंड के, जो आपकी लैंड है या आपकी जो जमीन है उसके मूल्य के मैं शेयर दे देती हूँ, ठीक है। या इसके अलावा कोई बिजनेस ही परचेज कर रही है, कोई दूसरा बिजनेस खरीद रही है और बिजनेस जो ओनर है, द ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी पेड, क्या कर रही है उसको अपने शेयर्स पे। क्लियर? मान लीजिए कंपनी ये खरीदना चाहती है तो कैश ना देकर इसकी वैल्यू निकालेगी, दैट इज कॉल्ड प्राइस कंसीडरेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइस कंसीडरेशन। इसका जो मूल्य होगा उसे कहते हैं प्राइस कंसीडरेशन। कि क्या कीमत है, कीमत के अकॉर्डिंग तो शेयर देगी। जब किसी भी चीज की कीमत ही नहीं होगी तो शेयर कैसे देगी? तो यहाँ पर यही चीज है कि अगर वो कोई एसेट्स या कोई बिजनेस या कोई सर्विस टेकन करती है तो क्या एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री। तो जनरल इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, ये बड़ी समझने की बात है। और एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। अपनी बार ये मैं बिल्कुल बता दूं कि हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करके चले जाएं, वो ना आगे एमसीक्यू में। अपनी बार जो टर्म 1 है उनमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे क्या, अब बेसिक आना चाहिए आपको सब चीज का। वो ईएस ओपीओ या फिर वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो या फिर वो रीइश्यू ऑफ शेयर्स हो, सबका बेसिक आपको आना चाहिए। क्लियर? अगर हम कहें कि वो छोड़ दे तो वो गलत है। एमसीक्यू करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप डीपली स्टडी करो सारे कंसेप्ट, वो कहीं से उठा के दिया जा सकता है। पर होगा कैसे, आसान होगा, आपको समझ में आएगा अगर आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, अगर वो क्या करती है, एसेट्स खरीदती है, पहली बात कौन, परचेज ऑफ एसेट्स। अगर वो एसेट्स खरीदती है तो वो क्या जर्नल एंट्री करेगी, एसेट्स खरीद रही है और उसके बदले क्या दे रही है, वो शेयर्स दे रही है। इसे क्या दे रही है, वो शेयर्स दे रही है। तो क्या जर्नल एंट्री करेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या यहाँ वेंडर कौन है, वेंडर का नाम डाल सकते हो या फिर उसका कंपनी जो भी है, वेंडर मतलब जिससे वो खरीद रही है, दैट इज कॉल्ड वेंडर। हाँ, कंपनी का या वो एक व्यक्ति का नाम, मान लीजिए कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, या फिर कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा। एसेट्स, अब यहाँ एसेट्स की बात कर रहा हूँ।
या एसेट्स की बात कर रहा हूँ, सन्ड्री एसेट्स नहीं बोलेंगे, या मैं केवल पूरी एसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो यहाँ बिल्डिंग आएगी, मान लीजिए तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो यहाँ फर्नीचर आएगी, या मान लीजिए कार खरीद रहा है तो कार आएगी। आपका बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा, परचेज प्राइस, यहाँ पर क्या होगा, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, और जो है परचेज कंसिडरेशन की, परचेज कंसिडरेशन। अब समझ आया परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस का मतलब क्या है, ये अभी आगे बढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए ये तो क्या एसेट्स खरीदी, अब दूसरा इसके अलावा वो खरीद लेता है बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर वो परचेज ऑफ बिजनेस खरीदता, आपको बिजनेस खरीद लिया किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने दूसरा बिजनेस खरीद लिया, और क्या कैश ना देकर क्या दिया उसको, शेयर्स दिए अपने। अब शेयर्स देने के लिए सबसे पहले उसको क्या देखना पड़ेगा, बिजनेस का क्या प्राइस क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या है, बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये बड़ा देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले वो क्या करती है, जब भी कोई होगा तो सबसे पहले क्या करेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये समझना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। देखिए एसेट्स खरीदी, लायबिलिटी, क्योंकि जब वो खरीदता है तो एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस तो लेता है। एसेट्स मान लीजिए 5 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख की है, तो परचेज कंसिडरेशन हो गई 3 लाख की, छोटी सी बात, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। बट अगर इसके अलावा, समझने की बात है, इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है गुडविल, और नीचे आता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो एक टू वेंडर्स अकाउंट को लिखो, पहले बेसिक कर लेते हैं, वेंडर्स कैपिटल। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, वेंडर अकाउंट, वेंडर कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लायबिलिटीज। मान लीजिए लेट कर लेते हैं एग्जांपल, जब हम वैल्यू रखेंगे, लेट क्या मान लेते हैं, एसेट्स, एसेट्स कितने की है, 5 लाख, और लायबिलिटीज कितने की है बिजनेस की, मान लीजिए 4 लाख। तो और बिजनेस अगर वो व्यक्ति वेंडर, जो वेंडर है वो परचेज यानी क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है बिजनेस को, सोल्ड एट 4,50,000। एसेट्स है 5 लाख की, लायबिलिटी है 4 लाख की, पर वेंडर जो बेच रहा है उसको, अपने बिजनेस को बेचने वाला है, यानी जो बेचना चाहता है वो 4.5 लाख कह रहा है, मैं तो 4.5 लाख कर दूंगा बिजनेस। तो आप कहेंगे यार ये तो 50,000 ज्यादा ले रहा। से अगर माइक बंद करे, बच्चा जो माइक ऑन कर रहा है, श्याम सुंदर माइक बंद करे। तो वेंडर अगर मतलब परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा लेता है तो किसके लिए लेता है, गुडविल। तो यहाँ डाल देंगे गुडविल। और मान लीजिए पहला केस तो ये हुआ, या 4 लाख की चीज और वो 4.5 की बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 50,000 गुडविल के ले रहा है ना वो, तो गुडविल अकाउंट है। अगर दूसरा केस फॉर एग्जांपल एसेट 5 लाख की थी, लायबिलिटी 4 लाख की है, और वेंडर बेच रहा है उसको 3.5 लाख, परचेज कंसिडरेशन से कम में बेच रहा है, आपकी बार हो कीमत 4 लाख की बिजनेस की, और वेंडर बेच रहा है उसको 3.5 लाख। तो यहाँ पर ऐसा होगा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, बिजनेस का प्रॉफिट होगा, खरीदने वाले का प्रॉफिट, और खरीदने वाले जब प्रॉफिट होता है वो डालता है अपने उसको कैपिटल रिजर्व में,
याद रखेंगे 4 लाख की चीज 3.5 में ले ली ना उसने, तो 50,000 बच गए ना, तो बच गए तो उसको कहां डालता है, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व कहां डाल देंगे, 2, यहाँ पे डाल देंगे 2 में, या डाल देता हूं 2 कैपिटल रिजर्व। क्लियर, ये बेसिक एंट्री है आपकी। अब आप कहने का मतलब है किसी भी एंट्री में दोनों चीज नहीं आएगी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या तो ये आएगी या ये आएगी, पक्का ना? ये बात समझ आई? आधों को नहीं समझ आई होगी, दोनों चीज आ सकती है घर पे। कैसे? अमन बताइए कैसे? परचेज कंसीडरेशन कूल थोड़ा हो गया। हाँ बताओ। ये जो कैपिटल अपना बेच रहा है तो उसका बन रहा है 4 लाख। परचेज कंसीडरेशन बोलेंगे उसे, परचेज कंसीडरेशन बनना है 4 लाख, बेच रहा है 3 लाख, तो 1 लाख रुपए बचा हो जाएगा हमारा कैपिटल। वही अगर हमारा बिजनेस 4 लाख का है और वो बेच रहा है उसको 5 लाख, उसका तो 1 लाख एक्स्ट्रा बचा हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कभी भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ नहीं आएंगे, या तो गुडविल आएगी या परचेज मतलब सॉरी कैपिटल रिजर्व। क्योंकि अगर दोबारा समझ लीजिए, परचेज कंसीडरेशन से अगर वेंडर ज्यादा लेता है तो गुडविल दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, और अगर परचेज कंसीडरेशन से कम ले रहा है तो गुडविल नहीं दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कितना समझ में आया, दिखाई दे रहा है? एक क्वेश्चन है इसी पर, एग्जांपल 5 में देखो, न्यूटन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 6 लाख फ्रॉम रॉयल लिमिटेड। क्या कहता है, न्यूटन लिमिटेड क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है मशीनरी 6 लाख की रॉयल लिमिटेड से। न्यूटन ने खरीदी, न्यूटन ने परचेज किया मशीनरी, परचेज मशीनरी कितने की, रुपीज 50,000, 50,000 की है, 6 लाख, 6 लाख फ्रॉम इसे रॉयल, रॉयल एनफील्ड है, रॉयल है, रॉयल एनफील्ड। अब इससे खरीदी मशीन, न्यूटन ने मशीन खरीदी 6 लाख की रॉयल लिमिटेड से। अब रॉयल ने क्या किया, पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। पेमेंट करी, पेमेंट क्या की, 10 रुपए के शेयर्स, पेमेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स एट 10 रुपीज ईच। 10 रुपए पर कीमत के शेयर इशू कर दे। परचेज मतलब पेमेंट कौन करेगा, रॉयल करेगा या न्यूटन करेगा? कौन करेगा पेमेंट? अरे न्यूटन करेगा या रॉयल करेगा? पेमेंट रॉयल करेगा, न्यूटन करेगा, क्वेश्चन तो समझ लो है, आज हो गया, जो खरीदता वही तो पेमेंट करेगा। क्वेश्चन को समझो कि न्यूटन ने मशीन खरीदी है रॉयल से, तो भाई जो खरीदेगा वो पेमेंट करेगा ना। तो न्यूटन क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो न्यूटन पेमेंट कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैश में नहीं कर रहा है, अदर देन कैश, अदर देन कैश का तो कैश ला रहा हूं मैं, कैश में दे ही नहीं रहा, वो शेयर इशू कर रहा है। न्यूटन अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहा है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। ओके चलिए, अब हमने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कितने शेयर्स रॉयल लिमिटेड, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यू टू रॉयल, रॉयल लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, रॉयल लिमिटेड को कितने शेयर्स दिए जाएंगे इफ शेयर्स आर टू बी इश्यूड एट पार और दूसरा प्रीमियम। देखिए दो केस है, पार पर और दूसरा प्रीमियम पर।
प्रीमियम कितना है यहाँ पर 20%, 20% का मतलब हुआ इसका प्राइस कितना हो गया शेयर का 12 रुपए, 10 का 20% 2 रुपए, ये तो हुआ 10 का 20%, 10 का 20% कितना होता है 2 रुपए, तो 12 रुपए का शेयर दे रहा हूँ। और पहले केस में पार है, पार का मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही दे रहा है, तो 10 रुपए। अब अगर ये लेके चले तो कितना शेयर इशू करेगा, और ये लेके चले तो कितने शेयर इशू करेगा। पहला केस नंबर 1, हम एक आधा साधारण भाषा में बात करूं, आपको समझ आ जाएगा। आपने ये खरीदा मुझसे और मैंने इसकी कीमत 100 रुपए बताई, मैंने इसकी कीमत कितनी बताई 100 रुपए। आपके पास ये है, आपके पास ये है, और इसकी कीमत आप कहते हो 10 रुपए केजी में लेंगे, तो मैंने आपसे आप क्या है ये चीज खरीद रहा हूं और 10 रुपए की कीमत है, तो इसके बदले कितने ये जाएंगे, यही कर रहे हैं क्वेश्चन। 100 रुपए की चीज थी, मैंने आपसे खरीद ली और मैं कहता हूँ ये 10 रुपए की है जी मेरे पास, तो आप कहते हो जो मुझे मार्कर दे दो, ऐसे मार दो, कैसे नहीं चाहिए, मुझे मार्कर दे दो। तो मार्कर मैं कितने के दे रहा हूँ, मैंने बोला 10 रुपए का ऐसा एक मार्कर है, तो मैं कितने मार्कर दूंगा आपको, आपसे 100 रुपए की चीज ली है ना, तो 10 के। तो सेम क्वेश्चन यही है, वो कहता है कि 6 लाख की मशीन खरीदी मैंने, तो मैं कितनी पेमेंट करूंगा, कितने शेयर्स दूंगा, पेमेंट है शेयर्स में, और शेयर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो कितने शेयर दूंगा, सीधी बात। और यहाँ पर कितने शेयर दूंगा, 12 रुपए की वैल्यू मान के चलूं तो निकालो। पहले केस में एट पार, तो 6 लाख मशीन की कीमत थी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूं, और 10 रुपए का एक शेयर था, पार पे है ना, तो 60,000 क्या देगा, नंबर ऑफ शेयर देगा पहले केस में। अब दूसरे केस में अब की बार क्या बताया, प्रीमियम पर है, यानी कि शेयर की वैल्यू डाल दी 12 रुपए, तो कितना 60 है, 6 लाख 12 50,000 क्लियर हुई। दूसरे केस में 50,000 शेयर्स वो क्या करेगा, इशू करेगा, और पहले केस में 60,000 शेयर्स इशू करेगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट, ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गया समझ में कि अदर देन कैश केस में चल रहे हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, आप बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस के अंदर जनरल एंट्री पता होनी चाहिए और कितने शेयर देगा वो। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, चलिए एक क्वेश्चन हम उसी पे कर लेते हैं कि भैया गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। देखिए इलस्ट्रेशन 32 इलस्ट्रेशन 32 बुक नहीं है बेटे आपके पास, मैंने किताब में वो पूरी कहानी देखिए, राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। देखिए यहाँ बताया राजन जो है, राजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, किससे खरीदता है, फ्रॉम विकास लिमिटेड, विकास लिमिटेड कितने का खरीदता है, 2,50,000। पेबल एज ₹2,20,000 fully paid equity shares of 10 rupees each and balance by bank draft। ठीक है, अब पेमेंट कैसे कर रहा है, पेबल
पेबल एज रुपीज 2,20,000 एज शेयर इशू एज इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच, 10 रुपए के हिसाब से। एंड द बैलेंस बाय बैंक, एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कितना देगा वो? 20,000 का हो गया ना। इसके बाद द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसीडर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है इसने क्वेश्चन में। एसेट्स दी है, प्लांट मशीनरी दिया 90,000 की, बिल्डिंग दिया 90,000 की, सन्ड्री डेटर्स दिया 30,000 के, स्टॉक 50,000 का, कैश 20,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर दिए हैं कितने के? 20,000 के। तो हमने जर्नल एंट्री कर दिया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ दिल्ली 2004 के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन को समझ लो एक बार। राजन जो है वो परचेज कर रहा है, राजन परचेजर है और विकास सेलर है। राजन ने खरीदा एक चलता हुआ बिजनेस विकास से और 2.5 लाख में खरीदा। परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 2.5 लाख लिखा हुआ है। परचेज कंसीडरेशन कितनी है? 2.5 लाख। अब वो क्या दे रहा है? 2,20,000 एज इक्विटी शेयर। 2,20,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रहा है, 10 रुपए के हिसाब से। तो कितने देगा वो? 22,000 इक्विटी शेयर देगा। और जो बैलेंस बच गया वो बैंक ड्राफ्ट के रूप में देगा, यानी 30,000 बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम परचेज कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो परचेज क्या था? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये था ना बेसिक एंट्री टू वेंडर अकाउंट। ये बेसिक एंट्री थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये क्या है? बेसिक एंट्री। गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो बाद में देखेंगे, उनका डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में गुडविल लगा देंगे। अगर डेबिट का ज्यादा आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व लगा देंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने की है? 90,000। और क्या है? बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 90,000 के लिए भी। तीसरा सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। और क्या है? स्टॉक है, स्टॉक दिया है ना, सारी एसेट डाल दो ना। कितने का है? 50,000। और इसके अलावा कैश भी दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट कैश मिल रहा है कितने का है? 20,000। अब एक क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर तो 2 में डाल दो ना यार, थोड़ा दूर करके डाल दो। क्रेडिटर अकाउंट कितने का? क्रेडिटर 20,000। 280 हो गया। 2 नहीं, यानी कि 280 अगर मैं बात करूं, ये 280 2.5 लाख, 2.5 लाख में खरीदा है और 280 के एसेट्स दे रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना। 2,80,000 की बात करूं मैं, अब क्या है सर? 20,000 इसमें माइनस हो गया, 260 लगाओ परचेज कंसीडरेशन। दो 80 और खरीद के देख रहा है 2.5 की। तो कैपिटल रिजर्व आया, गुडविल आई, कैपिटल रिजर्व कितने का आया? कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व डाल दूं मैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। क्या रहेगा? वेंडर अकाउंट 2, या डाल दूं मैं वेंडर अकाउंट कितने का? डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस आ गया कितने का? 250। कितना? 250 लगा लो ना। 280 10 से निकल गया 20, ये हो गया तो 250। तो 250 का ये वेक्टर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अदर देन कैश। ये एग्जांपल है अदर देन कैश का। अगर यहाँ पर एसेट ज्यादा थी
तो कैपिटल रिजर्व आया एसेट्स माइनस लायबिलिटी। पहले करेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 280 में से 20,000 घटाया तो परचेज कंसीडरेशन ये बनती थी इसकी 260 और मिल कितने का आया बिजनेस 250 का। तो 10,000 क्या आ गया कैपिटल रिजर्व। 10,000 कैपिटल रिजर्व, इसलिए कैपिटल रिजर्व डाला। ये हो गया तो डिफरेंस जो आएगा 250। क्लियर। अब इसके अलावा सेकंड एंट्री करते हैं। पहली एंट्री तो ये होगी, दूसरी एंट्री जो मेन एंट्री इसकी दूसरी एंट्री है कौन है, यहाँ पर विकास है। यहाँ वेंडर की जगह विकास नाम डालना था, वेंडर की जगह विकास बताया था, नाम डालना कंपनी विकास लिमिटेड। अब विकास लिमिटेड क्या करेगा, इसकी एंट्री करो, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट कहां लेके जाएगा वो, टू इक्विटी शेयर में जाएगा ना उसको, ये तो लिखेंगे ना। अब तो परचेज कंसीडरेशन करिए, शेयर तो दिएंगे ना उसको, शेयर तो दो, तो इक्विटी शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट टू, और क्या रहेगा टू बैंक। पेमेंट भी मिल ना या ले रहे हो उसे। अब बैंक यहां लिखा, पेमेंट तो यार ड्राफ्ट देखो 20,000 30,000 ड्राफ्ट नहीं दे रहे थे, दे रहे थे ना, तो दे रहे हैं। तो हमारे ये कौन बना रहा है इस अकाउंट को, ये बताओ कौन बना रहा है, ये बना राजा, राजा लिमिटेड बना रहा है इस अकाउंट को। उसके लिए तो बैंक गया ना, उसके लिए पेमेंट कम हुई, तो कितना हुआ, यहाँ पे आ गया 30,000 बैंक आ गया, और क्या हुआ इक्विटी शेयर कितने के गए 2,20,000 के लिखा हुआ था, और टोटल हो गया 2। ये परचेज कंसीडरेशन था ना उसका, ये परचेज कंसीडरेशन। जो विकास यहाँ आया वही तो सेम लिखेंगे हम, और उसको कैसे इक्विटी शेयर दिए 220 के, जो आप लगा सकते हो 22। आपने कितने दिए होंगे 220 के, आपने दिए होंगे 22,000, 22,000 दे दिए और बैंक 30,000 लिखा है, बैलेंस बैंक का 30,000 का बैंक का। क्लियर। ये पहला तो हमने परचेज कंसीडरेशन, ये जो पहली एंट्री है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन, जिसे हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, और दूसरी एंट्री है पेमेंट का, ये पेमेंट है। क्लियर। कोई डाउट आप लोगों को। रोहन, रोहन, रोहन है, मोनिश दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो, चले आगे। छोटी छोटी एंट्रियां हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और कुछ नहीं है, एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा। बहुत बड़े क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझ में रहना चाहिए, बेसिक में क्या होगा। अब आज शुरू करते हैं इसके साथ ही फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर्स ऑफ शेयर, ये हटा देते हैं कंसेप्ट। फोर फीचर के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। अब फोर फीचर का मतलब यहां पर क्या है, देखिए इंग्लिश में अगर देखें फोर फीचर का मतलब होता है जब। फोर फीचर का मतलब यहां पर अगर देखें हम तो इसका मतलब होता है जपत, इसको बोलते हैं जपत। शेयर्स को जब्त करना, क्या करना, शेयर्स को जब्त करना, मतलब अकाउंट की भाषा में बोलते हैं कैंसिल। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब है जो एक कंपनी ने शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स दिए उसको कैंसिल कर रही है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स means cancel of share due to non-payment of calls by the shareholder। यानी फोर्थ फीचर मतलब क्या है कि शेयर्स को कैंसिल कर देना किसकी वजह से, कि
शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। कंपनी क्या करती है, मैंने बताया था, कंपनी मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स मान लेते हैं, उसको इश्यूड है 1000 शेयर्स, पेबल है ₹3 on application, ₹4 on allotment, and balance on first and final. अकाउंटिंग में ना, मिस्टर एक्स इशू 1000 शेयर पेबल है, ₹3 on application, ₹4 allotment और बैलेंस ऑन फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर लिए हुए हैं, तो उसने पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन की तो पेमेंट कर दी, बट नॉन पेमेंट ऑन allotment money, after that his share was forfeited। क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट मनी ना देने की वजह से उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। फॉरफिट कर लिए गए मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि मिस्टर एक्स ने कितना पैसा दे दिया, 1000 into 3 को दे दिया, 3000 एप्लीकेशन का दे दिया, बट जो 4000 रुपए था अलॉटमेंट का वो नहीं दिया। तो यहां पर आकर इसके बाद उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिटेड कर लिए, फॉरफिटेड शेयर फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी। कंपनी अपने वापस ले लेती है और पैसा वापस नहीं देती। ध्यान रखना, जब कंपनी फॉरफिट करती है शेयर तो कभी भी पैसा रिफंड नहीं करती। क्यों? तो कंपनी ने दंड दिया, उसको पेनल्टी दी, कंपनी ने उस पर फाइन लगा दिया कि आपने शेयर लिए और आप पेमेंट नहीं करते, तो इसलिए कंपनी ने फॉरफिट किए। अगर कंपनी रिडीम करती, क्वेश्चन है रिडीम करती तो पैसा वापस करती है कंपनी। रिडीम मतलब कंपनी कभी शेयर से रिडीम करती है अपनी लाइफ में? नहीं करती। कभी भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर्स को कभी भी रिडीम या बाय बैक नहीं करती। कुछ सर्कमस्टांसेस में या तो वाइंड अप हो रही हो कंपनी, यानी खत्म हो रही हो, या फिर एक कंडीशन आती है ओवर कैपिटलाइजेशन की। ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए कंपनी के पास तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को खुद खरीदना शुरू कर देती है मार्केट से, तो वहां तो पेमेंट करती है ना। बट यहाँ पर फॉरफिट के केस में कभी भी कंपनी पेमेंट नहीं करती। तो ऐसे में उस मिस्टर एक्स के कितना पैसा चला जाएगा, 3000 रुपए चला जाएगा। कंपनी ने 3000 रुपए जब्त कर लिए उसके। कंपनी क्या करेगी उस पैसे को, 3000 रुपए जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए पैसा, शेयर फॉरफिट कर लिए। कंपनी उन शेयर्स को, जो 1000 शेयर्स है, उनको अगला केस आता है कंपनी का री इश्यू करती है। कंपनी क्या करती है, री इश्यू में कंपनी कुछ अमाउंट एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड किया गया है उससे, जैसे पेड अप, यहाँ पर पेड अप अमाउंट कितनी है, यहाँ होल्ड अप अमाउंट देखेंगे तो 10 रुपए, एक फेस वैल्यू कितने की रख दी है कंपनी ने, 10 रुपए की। नेक्स्ट टाइम कंपनी जो कि री इश्यूड करती है उसमें होल्ड अप मनी कम कर देगी, 8 रुपए रख देगी, 9 रुपए रख देगी, 10 नहीं रखेगी। वो कौन से शेयर होंगे, वो वही शेयर होंगे जो फॉरफिट किए गए कंपनी फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करती है। तो उस केस में कंपनी जब वो इश्यू करती है, वो ये पैसा, उनका जो डिफरेंस आता है उसे हम लेके जाते हैं, कंपनी कहाँ लेके जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरफिट और री इश्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है, अमाउंट में डिफरेंस आता है, उसको कंपनी कहाँ लेके जाएगी, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ जाता है और एमसीक्यू के बीच में बनेगा। तो आज इतना ही, कल हम यही शुरू करेंगे फॉरफिचर ऑफ शेयर्स और रीइश्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद कैपिटल रिजर्व क्या निकलता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट अभी तक?
क्लियर हुआ इतना? आप लोगों को कोई डाउट बच्चों ऑनलाइन जो भी है? नो सर। हाँ, तो कोई डाउट नहीं है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन, और फीचर के नहीं, इससे पहले इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन करेंगे अदर देन कैश का, 4 या 5 अदर देन कैश के क्वेश्चन करेंगे और 5-7 आप कैश के करेंगे, ठीक है, जिसे प्रैक्टिस हो जाए। चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।